होटल राजमहल में विशाल हमेशा की तरह रात 11 बजकर कुछ सेकंड्स पर अभी अपने डेस्क पर पहुंचा ही है और इस वक्त वो हल्की सी गहरी सांस लेकर डेस्क पर बैठा बैठा अपने शर्ट पर बंधी ब्लैक टाई को एडजस्ट कर रहा होता है। जल्दबाजी में उसकी टाई थोड़ी कसकर गले पर बंध जाती है, इसलिए वो टाई को खोलकर दोबारा से पहनने लगता है। अभी यह सिलसिला चल ही रहा होता है कि उतनी देर में उसे पास ही कहीं से सिसकने की आवाज सुनाई देती है। अब तक वाकई में विशाल को होटल राजमहल में काम करते हुए कई दिन बीत चुके हैं और उसे इन सब रोने और सिसकने की आवाजों की जैसे आदत सी हो चली है। लेकिन इस आवाज को विशाल चाहकर भी जैसे इग्नोर नहीं कर पाता। ये सिसकियां हर बीतते लम्हे के साथ जैसे और तेज होती जा रही हैं। अचानक से विशाल अपनी टाई को डेस्क पर छोड़कर आवाज की तरफ मुड़ जाता है और सपेरे के बीन बजने की ध्वनि की तरह इस रोने की सिसकारियों भरी आवाज की ओर बढ़ने लगता है। आसपास अपने कान पर ध्यान देने से उसे मालूम चलता है कि ये आवाजें ऊपर सीढ़ियों की तरफ से आ रही है। विशाल एक एक करके इस रोती आवाज का पीछा करते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगता है। 1 माला, 2 माला, 3 माला और कुछ इस तरह से ये रोने की आवाज सीढ़ी पर बढ़ रहे विशाल के हर कदम के साथ बढ़ती ही चली जाती है और चौथे माले पर पहुंचकर विशाल के कदम आखिर में एक कमरे के पास आकर ठहर जाते हैं। उस वक्त विशाल लाल महंगे कालीन पर खड़ा है और उस कमरे के अंदर से, जिसका रूम नंबर 4012 है, किसी के फूट फूट कर रोने की आवाज आ रही है। ये एक लड़की की आवाज है जिसकी उम्र अभी बेहद छोटी हो। इस आवाज में बेहद दर्द है और बेचैनी भी है, जैसे किसी आत्मग्लानि से भरी हो। विशाल कमरे के बाहर पहुंचकर असमंजस में पड़ जाता है कि उसे दरवाजे पर नॉक करना चाहिए या नहीं। वो हर रोने की आवाज के साथ अपनी उंगलियों को डोर नॉब की ओर बढ़ाता है और आखिर में ठहर जाता है। तभी विशाल को चौंकाते हुए उस रूम नंबर 4012 का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। कमरे में हल्की पीले रंग की रोशनी बिखर रही है, जैसे कि किसी ने जानबूझकर ऐसी रोशनी बिखेरी हो। कमरे में सारा सामान बिखरा हुआ नजर आ रहा है। बेडशीट बिस्तर से नीचे लटक रही है, जिस पर कुछ गहरे लाल रंग के धब्बे नजर आ रहे हैं। एक तरफ फ्लोर पर चीनी मिट्टी का महंगा फूलदान टूटा हुआ है, जिसमें गुलाब की कुछ पंखुड़ियां टूटकर लटक रही हैं। वहीं विशाल की निगाहें रोती हुई आवाज पर ठहर जाती है। वहां उस बदहाल से कमरे में खिड़की पर बैठी एक आकृति मौजूद है और उस आकृति को देखते ही विशाल की उन एक जोड़ी नजरों में एक खौफ की लकीर तैर जाती है। इसलिए नहीं कि यहां होटल राजमहल में मौजूद हर एक चीज आत्मा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उससे बस कुछ 1 गज की दूरी पर जो आकृति मायूसी का लिबास ओढ़े बैठी हुई है, उसकी रोती सूरत पर एक अलग ही किस्म का मातम नजर आ रहा है। विशाल बस कमरा नंबर 4012 के दरवाजे पर ठिठक कर उस लड़की को चुपचाप से देखता जा रहा है। लड़की के बाल बुरी तरह से उलझे और बिखरे हुए हैं और तो और चेहरा नीचे झुके होने की वजह से लड़की का चेहरा भी आधा ही नजर आ रहा है और वो लड़की खिड़की पर बैठी हुई रोती जा रही है। तभी कमरे की हल्की पीली रोशनी एक झटके के साथ
तेज रोशनी में जल उठती है और तभी वो लड़की अपना चेहरा विशाल की ओर धीरे से मोड़ती है। उस चेहरे को अपनी निगाहों में घूरता देखकर विशाल के पूरे बदन पर चींटियां सी रेंगने लगती हैं। तेज रोशनी में विशाल अब उस लड़की के चेहरे को ठीक से देख पाता है। लड़की की आधी शक्ल पूरी तरह से जल चुकी है। चेहरे पर कई जगह से जले हुए मांस के लोथड़े उधड़ते जा रहे हैं। माथे का एक हिस्सा आग में झुलसने की वजह से सड़ और गल चुका है। आधे बाल जो बचे हैं वो पूरी तरह से जल चुके हैं। गर्दन पर एक चमकती हुई चीज नजर आती है। उस चीज के अलावा कुछ भी उस चेहरे और उस शरीर पर साबुत नहीं बचा। इसलिए ऐसी शक्ल को देखकर विशाल अपने बढ़ते हुए कदम भी रोक लेता है और वहीं वो लड़की अब भी रोती जा रही है। वहीं विशाल असमंजस की हालत में वहां से वापस लौट आता है, क्योंकि होटल राजमहल में जब तक आत्माएं उससे बात नहीं करती या उससे किसी और तरह से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करती, तब तक विशाल भी मजबूर है उनकी मदद ना करने को लेकर। विशाल वापस अपने डेस्क पर आकर बैठ जाता है और टाई पहनकर कमरा नंबर 4012 की लड़की के बारे में ही सोचने लगता है। क्या हुआ होगा उस लड़की के साथ और कैसे मिलेगी मुक्ति उस लड़की को? अभी विशाल खुद से ही ये बातें बड़बड़ा रहा होता है कि तभी होटल राजमहल के बड़े से आलीशान दरवाजे से होकर एक लंबा चौड़ा गठीला बदन का आदमी वहां होटल की लॉबी में दाखिल होता हुआ नजर आता है, जिसने व्हाइट शर्ट और डेनिम की ब्लू जीन्स पहनी हुई है। उसने रात के 12 बजे भी ब्लैक सनग्लासेस लगाए हुए हैं। देखने से ही यह आदमी काफी रसूख वाला जान पड़ता है और वो सीधे विशाल के डेस्क पर आया और उसने चुपचाप से रजिस्टर पर सिग्नेचर करके अपना नाम लिख दिया, संजय दीवान। विशाल ने जब ये नाम पढ़ा वो दोबारा से खुद से बड़बड़ाया, ये नाम मैंने पहले भी कहीं सुना है। ओ हाँ, याद आया, फिल्म डायरेक्टर संजय दीवान। इनकी लास्ट फिल्म गया तो था मैं प्रिया के साथ देखने। वहीं विशाल उस वक्त संजय दीवान को ही देखता जा रहा है। नाम लिखने के बाद संजय सीधे लिफ्ट में दाखिल हुआ और 4th फ्लोर का बटन दबाकर ऊपर की ओर चला गया। विशाल भी उसी लिफ्ट में दाखिल होकर संजय के साथ आगे बढ़ने लगा। तभी लिफ्ट 4थे माले पर जाकर रुकी और संजय एक कमरे की ओर एक आइटम सॉन्ग गुनगुनाते हुए बढ़ने लगता है। विशाल भी तेजी से संजय का पीछा करते हुए उस कमरे के पास आकर रुक जाता है। तभी उसकी नजरें दरवाजे पर प्रिंट हुए रूम नंबर को देखकर हैरान रह जाती है। रूम नंबर 4012। अरे, ये तो वही कमरा है जहां मैं बस कुछ ही मिनटों पहले आया था। विशाल खुद से बड़बड़ाता है और कमरे के अंदर अभी अभी दाखिल हुए संजय दीवान को देखता है और विशाल भी इसी कमरे में घुसकर झांकने लगता है। लेकिन इस बार पूरे कमरे का नजारा बिल्कुल ही अलग और अलहदा है। कमरा बेहद अलग नजर आ रहा है, सजा धजा एकदम नया सा। इसके साथ ही विशाल को वहां कोई लड़की नहीं दिखाई देती। संजय के उस कमरे में जाने के बाद विशाल वापस से रिसेप्शन पर लौट आता है। तभी रिसेप्शन डेस्क पर पहुंचते ही एक लड़की होटल में दाखिल होकर विशाल के सामने खड़ी हो जाती है। ये लड़की बेहद खूबसूरत है। काले लंबे बाल, खूबसूरत नैन नक्श, काजल लगी कचरारी आंखें, गुलाबी होठ, गोरा चेहरा,
सुराहीदार गर्दन, जिसकी हया उसकी लजाती शर्मीली आंखों में साफ साफ नजर आ रही है। तभी विशाल के साइड की ओर देखकर वो लड़की कहती है, हेलो, मुझे यहां दीवान सर ने बुलाया है। विशाल हैरानी से उस तरफ देखता है तो वो हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि विशाल को वहां एक आदमी रिसेप्शनिस्ट की ड्रेस में बैठा दिखाई देता है। वो आदमी उस लड़की की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, एक मिनट मैम, मैं अभी सर से बात करता हूं। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? उस लड़की ने धीरे से कहा, जानवी। तभी वो आदमी फोन उठाता है और रूम नंबर 4012 में कॉल करता है। सर, मिस जानवी आपसे मिलने आई हैं। ओके सर, कहकर वो आदमी फोन रख देता है। तब वो आदमी उस लड़की की तरफ देखकर कहता है, मैडम, दीवान सर ने आपको रूम नंबर 4012 में बुलाया है। वहीं वो लड़की उस आदमी की ओर देखते हुए कहती है, वहां तक जाना कैसे है? मुझे नहीं पता। वो आदमी धीरे से मुस्कुराते हुए कहता है, मैं हूं ना आपकी मदद करने के लिए, मैं लेकर चलता हूं आपको वहां। वहीं वो आदमी उस लड़की को लेकर लिफ्ट में दाखिल होकर 4th फ्लोर का बटन प्रेस करके आगे बढ़ने लगता है। विशाल भी उनके साथ लिफ्ट के अंदर चला जाता है। वहीं वो लड़की थोड़ी नर्वस नजर आती है। 4th फ्लोर पर उतरकर जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाती है, उसके चेहरे की नर्वसनेस साफ नजर आने लगती है। और आखिर में रूम नंबर 4012 जैसे ही आता है, विशाल उसकी गर्दन पर मौजूद एक सिल्वर लॉकेट को देखकर अचानक से ठिठक जाता है। अरे, ये लॉकेट, ये तो वही लॉकेट है। इसका मतलब ये वही लड़की है। इसके साथ अभी अभी कुछ गलत होगा। इतना सोचते हुए घबराकर विशाल रूम नंबर 4012 के अंदर जल्दी से झांक कर देखता है। वहीं उस कमरे में संजय दीवान एक और खड़ा है और वो लड़की ठीक उसके सामने एक कोने में पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी है। संजय दीवान मुस्कुराते हुए उस लड़की को अपनी तरफ बुलाता है। जानवी, इधर आओ। अपना नाम सुनते ही जानवी जैसे उस कमरे के कोने में सिमट सी जाती है। जानवी का कोई रिएक्शन ना पाकर संजय दीवान आगे बढ़कर जल्दी से जानवी को कसकर गले से लगा लेता है और कहता है, कसम से मजा आ गया। मेरी आज की सारी थकान पल भर में गायब हो गई। बड़े दिनों के बाद कोई ऐसी लड़की मिली है जिसे छूकर बेहद अच्छा लग रहा है। वहीं उस कमरे के दरवाजे पर खड़ा विशाल हैरान होकर यह सब देखता जा रहा है। वहीं जानवी की खूबसूरती के मजे लेते हुए संजय ने पूछा, जानवी, आई वॉन्ट टू नो, तुम एक एक्ट्रेस क्यों बनना चाहती हो? जानवी ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, सर, मुझे एक्ट्रेस बनना बहुत अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है तुम्हें? अपना चश्मा आंखों पर एडजस्ट करते हुए संजय ने कहा, जब कहीं जाओ तो फिल्म स्टार्स के साथ लोग तस्वीरें खिंचवाते हैं, सेल्फीज लेते हैं, ऑटोग्राफ्स लेते हैं। मुझे खुद को बड़ी स्क्रीन पर देखना है, बड़ा, बहुत बड़ा फिल्म स्टार बनना है, अपनी खुद की एक अलग पहचान बनानी है, सुपरस्टार बनना है मुझे। मैं बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। मोहल्ले में किसी की भी शादी होती थी, मैं बिंदास नाचती थी, रामलीला में पार्टिसिपेट किया करती थी,
मुझे बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक है। ये सब कहते हुए जानवी की आंखों में एक सपना जैसे तैरने लगा। उन एक जोड़ी भूरी आंखों में कई सपने झिलमिलाने लगे। बिल्कुल मासूम और बच्चों जैसी हंसी से मुस्कुराती जा रही है जानवी इस वक्त। वहीं उसके ठीक सामने खड़ा संजय जानवी की बातों से ज्यादा उसके बदन की नुमाइश अपनी आंखों से करता जा रहा है। उसके शरीर के हर एक अंग को अपनी निगाहों से जैसा नंगा करता जा रहा हो, फिर चाहे जानवी इस वक्त पूरे कपड़े में मौजूद क्यों ना हो। उस वक्त संजय की निगाहें जानवी के टी शर्ट पर खासकर टिकी हुई है। वो उसके सीने की ओर अपनी हवस भरी ललचाई नजरों से एकटक घूरता ही जा रहा है। तभी जानवी की उम्मीद भरी नजरों में खलल डालते हुए संजय ने पूछा, जानवी, तुम बेहद सिंपल हो और मेरी फिल्म बेहद बोल्ड सब्जेक्ट पर बनने वाली है, तो क्या तुम फिल्म की एक्ट्रेस के रोल में खुद को जस्टिफाई कर सकती हो? ये बात सुनकर जानवी चुप हो जाती है और संजय दीवान की ओर उलझन भरी नजरों से देखने लगती है। वहीं संजय दीवान जानवी को घूरते हुए कहता है, सुनो, मेरी फिल्म का पहला ही शॉट फिल्म की नायिका यानी तुम काव्या पर है, जो कि स्विमिंग पूल से 2 पीस यानी बिकनी पहनकर नहाकर निकलती है। यही रोल तुम्हें करना है। जानवी हल्की सी झिझक के बाद कहती है, ओके सर, मैं कर लूंगी। तभी संजय दीवान कहता है, ओके, एक काम करो, तुम अपना ये टी शर्ट उतारो। ये सुनते ही जानवी कहती है, क्या सर? अपनी आवाज को जरा और तेज करते हुए संजय कहता है, यही कि अपना टी शर्ट उतारो, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी बॉडी शेप, मतलब मेरी हीरोइन काव्या के रोल के लिए परफेक्ट है भी कि नहीं। क्या तुम स्विमिंग पूल में 2 पीस में सेंसेशनल लग सकोगी कि नहीं? जानवी को झिझकता हुआ देखकर संजय कहता है, उतारने का मन हो तो उतारो, नहीं तो यहां से जाओ। देखो, तुम्हारे जाने के लिए दरवाजा भी खुला ही हुआ है। जानवी खुद के इमोशन पर कंट्रोल करते हुए कहती है, नहीं सर, मुझे ये रोल करना है। ये रोल मेरे आने वाले फ्यूचर के लिए बेहद जरूरी है। ये सुनकर संजय दीवान की होठों की मुस्कुराहट चौड़ी हो जाती है और वो जानवी से कहता है, हाँ, दैट्स ग्रेट। तो फिर मैं जैसा कहता हूं वैसा ही करती जाओ। और फिर जानवी अपने फ्यूचर के आगे अपनी शर्म को ताक पर रखकर अपनी टी शर्ट उतार देती है। वही टी शर्ट के बदन से अलग होते ही संजय दीवान अपनी उन हवसी आंखों को और बड़ा करते हुए बिना टी शर्ट वाली जानवी के सीने और नाभि को ताड़ने लगता है और उसके होठों के किनारे अपने आप एक प्यास से भर जाते हैं। तभी जानवी की शर्म और लज्जा में एक और हद पार करते हुए संजय दीवान कहता है, अब ये अपनी जीन्स पैंट भी उतार दो। ये सुनते ही जानवी हैरान रह जाती है। ये सुनने के बावजूद वो अनसुना करने की कोशिश करते हुए कहती है, एक्सक्यूज मी सर। वही संजय कहता है, जीन्स उतारो। मैं अपनी फिल्म की लीड एक्ट्रेस को पूरी तसल्ली के साथ देखना चाहता हूं कि वो काव्या के रोल के लिए कितनी परफेक्ट है, क्योंकि मैं एक तरह से तुम्हारा लुक टेस्ट कर रहा हूं अभी, और तुम्हें ये रोल चाहिए भी कि नहीं चाहिए।
संजय की ये बात सुनकर विशाल का खून खौलने लगता है। वो बहुत अच्छे से समझ चुका है कि ये आदमी क्या करना चाहता है। तो क्या होगा कहानी में आगे? क्या जाह्नवी डायरेक्टर की बात मानेगी या उल्टे पैर वापस लौट जाएगी?